नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को ध्यान दें अगर आज हम, तो सबसे ज्वलंत सवाल हमास और इज़राइल के बीच में जो शांति वार्ता चला है और जो सीज़ फायर का जो 4 दिवसीय कोशिश हुआ है, तो वो एक महत्वपूर्ण है और हम आज इसी सवाल पर अपने विशेषज्ञ इंजीनियर अफ़ज़ल से बात करेंगे कि ये युद्ध विराम कैसे हो पाया और ये हमास का उत्पत्ति और इसका जो मोटिव है, वो क्या है? क्या वो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं अथवा वो क्रांतिकारी हैं या क्या है? इसके साथ ही हम अन्य सवालों पर भी बात करेंगे, जैसे फेक न्यूज़ किस तरह से किसी के बारे में छवि को बुरा करने की दिशा में कदम बढ़ाता है और फेक न्यूज़ को कैसे पहचाना जाए, इसके बारे में भी हम बात करें। तो समरभूमि में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा आदाब, नमस्ते। अ, आप अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को भी अच्छी तरह से समझते हैं और चूँकि अरब को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, लंबे समय तक वहाँ रहे हैं आप, आपने बताया भी है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये भी जो युद्ध विराम 4 दिन का हुआ है और तो उसका पीछे का क्या मतलब रहा है और क्या मतलब जबकि इज़राइल ने कहा था कि कभी युद्ध विराम नहीं होगा, लेकिन फिर भी युद्ध विराम हुआ। रीज़न क्या है? ये तो बहुत बात कुछ तशवीश की भी है और कैसे युद्ध विराम हुआ, इसमें कई लोगों का अलग-अलग विचार आया है। लेकिन हमारे इसमें एक चीज़ जो बात आती है कि जो बहुत सारे जो इनोसेंट बच्चे और महिलाएँ गाज़ा के जो हैं, वो भूख से बेहाल थे, वहीं भूखे ही मर रहे थे। बहुत सारे मरीज़ थे, उनको दवा नहीं मिल रही थी। बहुत सारे लोग पानी के बगैर मर रहे थे, या यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल इसको हमारे यहाँ बोला जाता है नफ़्सा नफ़सी की आलम था जो है, उससे ये हो रही थी जो है। इधर इसराइल के भी बहुत सारे जो नागरिक हैं इसराइल में, जो उनके बंधक बनाए गए थे जो है हमास के ज़रिए, उनको वो छुड़वाने पर वो ज़ोर दे रहे थे जो है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात का पूरा प्रेशर दिया गया इसराइल के ऊपर, और गाज़ा को भी थोड़ा बहुत प्रेशर दिया गया कि कम से कम तो उन बेचारों को, या बहुत सारी जो महिलाएं या जो ये लोग सफ़रर हैं, इनोसेंट हैं, जो कैद में हैं, जो बंधक में हैं, जिनको पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, उनके राहत के लिए कुछ दिन के लिए परमिशन दिया जाए जो है, ताकि जितनी भी रिलीफ है वो गज़ा के एरिया में पहुँचाई जाए जो है। इसके पीछे कतर का बहुत बड़ा हाथ है। उसकी बातों पर को हमास ऑनर करता है और वो बड़ा ही न्यूट्रल वे में वो काम करता है। माने ऐसा नहीं कि पार्शियल काम करता है कतर मुल्क जो है, और उसका एक दुनिया में उसका अपना इम्प्रेशन है, तो इस नाते उसने किया हुआ है। इसके पीछे एक लॉजिक और हमारी है, मेरी अपनी सोच है कि इसराइल ने भी जो सीज़ फायर पर रज़ामंदी ज़ाहिर की, यकीनन उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी चाल है, और शायद आजकल खुल के भी आ गया। इधर उन्होंने सीज़ फायर किया उस इलाके में, माने इसराइल वर्सेस हमास, और उधर गाज़ा पट्टी से को छोड़ करके जो वेस्ट बैंक है, उन्होंने उसी चीज़ को जो है रिपीटेशन शुरू किया। हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि अपने आदत से बाज नहीं आते हैं, उनके मन में शैतानी और क्रूरता बहुत भरी हुई है। तो जितना इन्होंने फ़लस्तीनियों को छोड़ा, उससे ज़्यादा उन्होंने इसमें वेस्ट बैंक से जो उठा लिया, जो कैदी बना दिया, और वही बच्चे और वही महिलाएं और वही बेकसूर लोगों को जो है, ये हमारी है, और इसराइल इसका फ़ायदा नाजायज़ ही फ़ायदा उठा रहा है अभी तक जो है। कुछ मीडिया संस्थान का कहना है कि इज़राइल का चूँकि जब तक वो गाज़ा में प्रवेश नहीं किया था और हवाई बमबारडिंग कर रहा था, तब तक तो इज़राइल का अपर हैंड रहा। लेकिन जो ही वो टनल के पास पहुँचना शुरू किया, हमास ने गुरिल्ला वार की वजह से बड़ी तादाद में इज़राइली सैनिक को मार गिराया। एक मीडिया संस्थान का एक आंकड़ा है, उसने बताया कि इज़राइल ने कबूल किया अपने मेन स्ट्रीम में से कि 400 सैनिक उसके मारे गए हैं। लेकिन मीडिया संस्थान ने दावा किया कि जो फ़िलिस्तीन की एक मीडिया संस्थान है, गाज़ा की, उसने रिपोर्ट किया कि इज़राइल के जो कब्रिस्तान है, उसमें हर दिन जो है लाशें आ रही है, हर घंटे कई लाशें आ रही है और ये आंकड़ा 10 से अधिक गुना है। तो उस आंकड़े को अगर हम बात करें तो 4000 आंकड़ा पार कर जाता है। 400 गुना 10 कर दें, 4000 आंकड़ा पार कर जाता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि इज़राइल की वहाँ भारी क्षति हुई है,
क्या इसके पीछे यह भी एक वजह है शांति प्रस्ताव स्वीकार करने का? नहीं, ये कारण तो शांति में प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण हम नहीं मानते हैं। लेकिन जहाँ तक डेथ की बात है इज़राइली फ़ौजियों का, तो 400 तो बहुत ही कम है। आप एक छोटी-सी बात को आप मिसाल के तौर पर लीजिए ना, कि कम से कम भी तो 50, 60 या उससे भी ज़्यादा 100 के आस-पास जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ बंकर्स में गई हैं, वो हर एक पर 4-5 फ़ौजी थे जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है मैन पावर का 4 से 5 मान लीजिए आप, 4 ही मान लीजिए आप। तो 50 चौके चौके तो 200 तो यही हो गया। इसके अलावा ऑन द फील्ड कितने में मारे गए? देखिए सिर्फ़ फ़ौजी जो है, इन्होंने तो इज़राइल ने तो सिर्फ़ सिविलियन को मारा है, बेकसूर लोगों को मारा है, इसलिए उनकी संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ौजी सुरंग में जो गए, वो वापिस नहीं आए हैं। और अभी तक बहुत सारी डेड बॉडीज़ आज के डेट में भी पड़ी हुई है, जिसको क्लेम नहीं कर रहा है इज़राइल। तो बहुत हद तक ये बात दुरुस्त है कि कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है। तो उनका आंकड़ा जो 400 का है बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल 4000 से भी ऊपर आंकड़ा पार कर गया है जो है। अभी तो 16,000 के आसपास से अधिक सिविलियन की हत्या हुई, जिसमें छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं। मेरा सवाल सीधा आपका कहना ये है कि ये बच्चों को क्यों मारते हैं इज़राइल वाले? कुछ नहीं है, मैंने आपको कहा था कि पागलपनी हो गए है। सवाल एक पुरानी कहावत है कि सियानी बिलैया खंभा नोचे जो है। तो अभी तो बुरी तरीके से डिफीटेड हैं। इनका एक ऑलरेडी वर्ल्ड में नंबर 1 पे नाम था जो है। अब वो बिल्कुल समझिए कि वो लूडो में जैसे 92 के पहुँच करके या 98 पहुँच के 2 नंबर पे साँप-सीढ़ी वाला गेम आ गए हैं, साँप-सीढ़ी पर जो है। तो अपनी रेपुटेशंस को बनाए रखने के लिए या एक फ़ियर फैक्टर कायम रखने के लिए वो ये कर रहे हैं, और जैसे-जैसे ये कर रहे हैं, वैसे-वैसे दुनिया में ये बेइज़्ज़त हो रहे हैं जो है। वैसे-वैसे ये क्रिमिनल अंडर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इनका काउंटिंग हो रहा है जो है। आज के डेट में इसराइल और यूएस का कोई समाज में या कहीं देश में पूरे विश्व में कहीं पर उनकी कोई स्टेटस या वो एक रिस्पेक्ट नहीं है जो है। ये पूरे घटना को जानने के बाद से, इसलिए कि दुनिया तो इससे पहले बिल्कुल अनजान थी। इनके बारे में बहुत कुछ सोचा गया था, अच्छा ये तो अभी तो बिल्कुल नेगेटिव और वर्स्ट बिहेवियर और कैरेक्टर में अभी ये सामने आ रहे हैं जो है। मेरा ये कहना है कि जब 7 तारीख को अक्टूबर में जब हमास ने हमला किया, तो उसके तुरंत बाद जो वीडियो या जो खबरें आई, वो काफ़ी ब्रुटल किस्म का पिक्चर आ रहा था, जिसमें कि महिलाओं के साथ में रेप, बच्चों को ज़िंदा जलाना, इस टाइप का। बाद में समझ में आया कि ये बाद में जो रिपोर्टिंग आई, वो उसमें समझ में आया कि बिल्कुल ये फेक न्यूज़ था, गलत न्यूज़ है। तो हम किसी भी घटना के बारे में जानकारी जब मिलता है अखबार माध्यम से या अन्य मीडिया माध्यम से, तब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि यह खबर सही हो सकता है, नहीं सही हो सकता है, और कैसे उस पर रिएक्ट करेंगे? तो बताएँगे इस पर दर्शकों को? हाँ, हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं, बहुत आसान तरीका है, इसको आप भी कर सकते हैं कि सपोज़ कीजिए कि कोई भी जैसे आपने घटना बताई कि बहुत सारी लड़कियों का रेप हुआ और बच्चों को जलाया, व लाइक दैट जितनी भी चीज़ें हैं। पहली चीज़ आप ये मान के चलिए आप, क्या फंडामेंटल सोशल कैरेक्टर में ये चीज़ रिकॉग्नाइज़्ड है, चाहे किसी धर्म में हो? इस्लाम में तो बिल्कुल ही नहीं, और हम दूसरे और भी रिलीजन में, धर्मों में ये बात तो बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को रेप कर दिए, किसी को जला दिए, किसी की, और इस्लाम में ख़ासकर मुसलमानों में तो बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा होगा तो खुद हमारे मुस्लिम बिरादरान, वहीं के लोग उस बॉडी को, जैसे हमास जैसी बॉडी को जिस पर इल्ज़ाम आ गया, उसको किनारे कर देंगे, बोले तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारा साथ दें, या वर्ल्ड वाइड कोई मुस्लिम कंट्री साथ नहीं देगी, या अगर कभी तो ये कैरेक्टर के साथ पर उनको बाहर निकाला जा चुका होता। तो वेरी ईज़ी जो है, और कभी वो ऐसा करेंगे नहीं जो है। ये पहला बेसिक चीज़ें हैं। वैसे भी किसी भी धर्म ने इस चीज़ की माने परमिशन नहीं दी है, आज्ञा नहीं दी है कि आप किसी निहत्थे के साथ आप दुर्व्यवहार करें, चाहे लड़ाई का मैदान ही क्यों ना हो। आप औरत के साथ जो है रेप कीजिए, ज़नाकारी कीजिए। जो बच्चे मासूम हैं, वो सबों में जो है वो सभी जगह उनका आदर सम्मान है। उनको आप मत भी कीजिए, चाहे जंग का मौका हो, चाहे कोई ऐसा मौका हो जो है। तो उस पर तो कभी माने वो समझौता अब नहीं किया जाएगा, बल्कि खुद मुस्लिम कौम उन्हीं के भाई-बहन उनको मार देंगे जो है। उन्हीं की बरादरी उनको मार देगी। मुस्लिम तंज़ीम ही वैसे लोगों को मुसलमान समझ के ये मार देगी कि तुम्हें ये कहाँ किसने परमिशन दिया। इसकी बेहतरीन मिसाल अभी ये है कि जो बंधक इस्राएल के अभी छोड़े गए हैं, उसमें महिलाएँ भी थीं, जवान महिलाएँ भी थीं, बूढ़ी महिलाएँ भी थीं, बच्चे भी थे। उन लोगों का तो ऐसा व्यवहार है आज़ादी होने के बाद से कि अपने देश में जाने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे का बाप हमास का आदमी होगा। मेरी बेटी की शादी आपके ही परिवार में हम करेंगे। आप लोग का व्यवहार से कभी हम लोग जाना नहीं था जो हम लोगों को मिला।
आप कैसे कह सकते हैं कि, या कोई कैसे कह सकता है कि उन्होंने ऐसा व्यवहार किया होगा? अगर बाय द वे अनफॉर्चुनेटली किसी ने किया होगा, तो यकीनन उनको वही सज़ा मिलनी चाहिए, और जब तक मिल चुकी होती, इसका मतलब ऐसे कहीं पर कोई ऐसी घटना नहीं है जो, ये सिर्फ़ फ़ेक है, फैब्रिकेटेड है जो। नहीं, हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे किसी घटना के बारे में कि ये फेक हो सकता है, फेक नहीं हो सकता है? अब बेसिक चीज़ को हमने बताया ना, बेसिकली एकदम एक, जैसे मान लीजिए रेप का हमारे यहाँ बिल्कुल डेथ पेनल्टी है। अच्छा, फंडामेंटल जो नेचर कल्चर है है। उसको उसको हाँ, हाँ। समझने के बाद जो है आप समझ सकते हैं कि ये कम हुआ होगा या नहीं हुआ नहीं होगा। हुआ, एकदम फंडामेंटल को पकड़ लीजिए आप। रेप का मतलब है डेथ पेनल्टी, चाहे आप किसी वे में कीजिए, आप पूरी इस्लामिक लॉज में पहले ही है। इसका मतलब बिफोर मैरिज कोई भी मैरिटल स्टेटस अगर मान लीजिए ये इलीगल है, तो अब डेथ पेनल्टी है इमीडिएटली। उसको तो समाज या कोई परिवार रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं, कि नहीं करेगा। और ऐसा रिकॉग्नाइज पर्सन तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इतना बड़ा बोल्ड स्टेप ले लेगा वो, कि इसराइल जैसे कंट्री से और इतनी सारी यूरोपियन कंट्री सपोर्टेड बाई टू इसराइल जो है, उसको ही करेगा। वो तो वहीं तो बोल देगा कि आप तो करप्ट और क्रिमिनल और रेपर हैं आप। रेपर को तो कभी समाज में एक अच्छा मौका नहीं दिया जाता है। हर एक समाज में है, ऐसा ये नहीं है कि उसी में है, लेकिन उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि इस्लाम के कानून कुछ कट्टरपन से भी चलता है, तो उसमें तो बहुत ही है। ये एक और मेरा कहना था कि जब इजराइल की फ़िलिस्तीन के किसी प्रिजनर्स को बंदी बनाते हैं, बंधक बनाते हैं, उसमें तो छोटे-छोटे बच्चे भी होते हैं, सभी तरह की महिलाएँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, बंधक बनाते हैं। उनके साथ बहुत ही ब्रूटल बिहेव करते हैं। लेकिन जब फ़िलिस्तीन के हमास ने इन लोगों को बंधक बनाया, 250 लोगों को, इनके साथ ना किसी ने दुर्व्यवहार किया, ना ही किसी ने टॉर्चर किया, बल्कि उल्टे उनका जब वो रिलीज़ होके जा रहे थे, तो उनको बाय-बाय कर रहे थे ये लोग, जाते हुए, हाथ हिलाते हुए। तो ये इसको नहीं लगता है कि इसे जैसे कि इज़राइल ने जितना ब्रूटली व्यवहार हमारे साथ किया है, हम भी उतना ही पलटवार करें? ऐसा नहीं लगता है? करना चाहिए? नहीं, नहीं, कभी भी इस्लामिक लॉ में हमास को मैं लेके कह रहा हूँ, चूँकि मुस्लिम कंट्री है और इस्लामिक कंट्री चारों तरफ है जो है। और वो भी जो सपोर्टेड, माने फर्स्ट सपोर्टिंग तो हमास को इस्लामिक कंट्री से ही मिला है, समझी? अगर ये कैरेक्टर रहेगा तो कोई उसके साथ नहीं आएगा। ही वुड बी ऑल अलोन। नंबर 1। अब बोलिए इसराइल ने ऐसा क्यों किया? इसराइल ने बिल्कुल ही किया है। आज की एक लेटेस्ट रिपोर्ट है सर, कि आप जाके अमेरिका में अभी जितने भी जो ह्यूमन ऑर्गन्स की जो ये हुई है, ये यहीं के लोगों को ले जा करके व्हीट हाउस में 150 ज्यूज अरेस्ट हुए हैं अभी अमेरिका में। तो इनकी मेंटालिटी ऐसी है जो है, पैसे में जितना ज़्यादा ये गिर करके काम कर सकते हैं, कोई हम जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो दुनिया के बड़े-बड़े 2-3-4 रिलीजन हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई जितने भी हैं, वो इतना गिर के काम नहीं करते हैं जितना ज्यूज़ करते हैं। इनका पुराना इतिहास है। मुझे अच्छी सी याद है, जो मैंने हदीस में पढ़ी, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में उस इलाके में सिर्फ़, किसी इलाके में सिर्फ़ एक कुआँ था जो है, जो यहूदी का था जो है। वो कई बार जब प्यास लगती थी तो वो पानी नहीं देता था, 1000 कीमत देने के बाद भी, यानी सबसे ज़्यादा कीमत देने के बाद भी अगर चिढ़ होता था, और उससे वहाँ के लोगों को ही होता। तब बाबते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने सहाबियों, मतलब उनके कैंपेनियंस में, कि कोई ऐसा है जिस कुआँ को यहूदी को एक ले सके कुआँ जो। तो उसमें जो हमारे तीसरे खलीफा थे हज़रत उमर, नहीं सर हज़रत उमर नहीं, हाँ हज़रत उमर जो है, उन्होंने उसकी मुँह मांगी, दाम मांगे थे। वो भरसक नहीं देना चाहता था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो है उसने दाम मांगा जो है, कि वो ना दे पाएंगे जो है। उन्होंने दिया और कुआं को खरीदा, और आज भी उस कुआं को वो आवाम को दिया गया है, जो आज भी इसकी जो है, उसकी आमदनी जो है, वो जिन्नत सऊदी अरेबिया में उसकी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम से, और आधा जो है रफ़ाए आम्मा जिसको बोलते हैं, पब्लिक सर्विसेज में ऑलरेडी उसका जाता है खर्चा, और मतलब ये चीज़ें। तो ये उस वक्त किया गया है। तो उन्होंने मैं वाकया बता देता हूँ, कि उस यहूदी ने बोला कि तुम इतना ज़्यादा दाम दे दिए हो। तो हज़रत उमर ने कहा कि अभी तो और पैसा है, तुम वो भी मांगते हो तो मैं दे देता जो है। जब पैसे की बात की है, तो इससे मुझे ख्याल आया कि ये भी एक वेबसाइट ने जो टॉप सीक्रेट करके एक वेबसाइट है, उसने एक डाटा जारी किया था। उस डाटा में बताया गया है कि जो अभी वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन हैं, तो अमेरिकी के जितने भी टॉप ग्रेड के जो अधिकारी हैं, इंक्लूडिंग राष्ट्रपति, इन लोगों को जो है, या तो इजराइल के द्वारा, या इजराइल की कंपनियों द्वारा, या यहूदी कौम के द्वारा सबसे ज़्यादा पैसा बिडेन को दिया गया है। यस। और इसके बाद दूसरा नाम हिलरी क्लिंटन का है।
जो कि ट्रंप के खिलाफ लड़ी थी, वो हार गई। तो क्या ये लगता है कि अमेरिकी प्रशासन में इजरायलियों की ने पैसे दे करके खरीद लिया है उन लोगों को? ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कहा। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ों को कि अमेरिका खुद बज़ाते खुद जो है वो क्रिश्चियन कंट्री है। नहीं, मास कह लीजिए आप, मोर देन 90%, और शायद 2 से 4% ही यहूदी हैं वहाँ। लेकिन एंटायर जो की पॉइंट्स फ्रॉम इकोनॉमी टू एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब ज्यूज़ के पास है। जिस जो बाइडेन की बात करते हैं, आप पता लगाइए, उनके 2 बेटे ने 2 साल पहले इसराइली से शादी किया है। और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला समवन कमला हैरिस तो कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट, लोग बड़े समझ रहे हैं कि वो इंडियन है और बड़ी, उसका हस्बैंड जो वो ज्यूज है जो। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, या लोगों को, बहुत लेयर लोगों को पता होगा कि जो इंटायर जो व्हाइट हाउस है, जो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरिएट है जो है, उसमें शायद 461 में, जो अगर फिगर मैं सही याद हूँ तो 461 में तकरीबन 40 से 60% ज्यूज एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो है, उनके हाथ में सब चीज़ें। थोड़ा सा फिगर वेरी कर सकता है। तो ये कह लीजिए कि मास की पॉइंट्स जितने हैं वो सब ज्यूज के हाथ में है। दे रोटेट, जो ज्यूस नहीं है उसको खरीद लेते हैं ये। एकदम खरीद लेते हैं, किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में एकदम खरीद लेते हैं। यही कारण है कि अमेरिका पूरी तरीके से हाँ, इसके साथ रहता है। खुद जो बाइडेन मजबूर हैं। अब घर में 2 लड़की बहू बन के आ गई, तो एक व्यवहारिक तौर पे तो बोले ये पापा, मतलब देखिएगा यहाँ एक कन्विंस तो आदमी होता ही है, हमारे घर में भी होगा, बाल बच्चे बोलेंगे ऐसे करिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, लाइक दैट समथिंग। तो ऐसे ही है जो, मैं तो 2 का एग्जांपल दी। अभी जो बिल क्लिंटन है वो भी खुद यहूदी है जो है। और आप गौर से देखिए, स्टडी उठा के देखिए, तो मेरे पास एक ये है कि जितने भी टॉप वहाँ के चेयर्स पे बैठे हुए हैं जो लोग, वो सब ऑलमोस्ट यहूदी हैं। इवन जॉर्ज बुश भी था, वो भी यहूदी था। और एक उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने का। नंबर 1, नंबर 2, तो वो तो क्रिश्चियंस को रिलीजियस से मानते ही नहीं कि वो सिमरिये हैं। ज्यूस का सबसे बड़ा जो तस्वुर है जो उनका ये है कि हम ही एक माने आले नबी हैं जो है। क्रिश्चियंस नहीं है, ईसाई नहीं है, मोहम्मद के भी नहीं है जो है। ये एक सबसे बड़ी सुपरिटी ओवर सुपरिटी कॉम्प्लेक्स उनके पास ये चीज़ का जो है कि हम ही, मेरे ही मोसेस जो है, उनके जो मूसा अलैहिस्सलाम, उनके लिए मोसेस जो है वो आखिरी नबी और हम ही नबी के औलाद हैं। आले जो बनी इसराइल जो कहते हैं, वो बस हम ही और कोई नहीं है जो। अभी हमास की जो सबसे बड़ी ताकत है वो सुरंग है, टनल। तो टनल की जो चौड़ाई बताई गई है, लंबाई तकरीबन 500 किलोमीटर बताई गई थी जबकि वो था। तो मतलब एक ये लगता है कि टनल के ऊपर ग्राउंड पर आपको इजराइल की फौज घूम रही है और जमीन के नीचे 250 मीटर नीचे हमास घूम रहा है। तो क्या ये नहीं लगता है कि जिस तरह से इजराइल हमास के ऊपर घूम रहा है गजा में, उसी तरीके से टनल बना करके हमास भी जो है इजराइल में घुस गया होगा? बड़ी अच्छी बात कही जो है आपने, और आपकी शंका बहुत हद तक दुरुस्त है। हमारे भी रिपोर्ट के हिसाब से अभी लोग नहीं जानते हैं, अगर आप न्यूज़ में जाइएगा तो ये जो आपके ईरान का जो बहुत बड़ा जो साइंटिस्ट जो है कासिम सुलेमानी, जो मारा गया 1400 किलोमीटर दूर से मारा गया वो आदमी बाई टेक्निकल रिमोट। और एक और दूसरा फर्द था जो ऑलरेडी आर्मी एक्सपर्ट था, वो आप था मोहसिन फ़ख्रज़ादा, जो 2000 इसमें जो है 20 में इसराइल ने उसको मर्डर करा दिया, जो पूरे आर्मी का टेक्निक जानता है, आर्मी टेक्निक। तो उसके हिसाब से जो आप बात कह रहे हैं, या हम भी इसमें यह है कि ये ऊपर में हीरो हैं और नीचे में बिल्कुल जीरो है। इंटायर जो मैं समझे टेनराइज्ड है ये पूरी इसराइल, जो मेरी रिपोर्ट और मेरी जो स्टडी है जो, और दे आर वेटिंग। उनका बार बार कह रहे हैं ना कि अब इसराइल नहीं रहेगा, इसराइल का खात्मा ज़रूरी है, तो पूरी तैयारी है। कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर ये वेट किया जा रहा है, और रियली जो जंग है वो भी बहुत सारी रिपोर्टों के मुताबिक अभी जंग शुरू नहीं हुई है, ये तो सारी अपना डिफेंस में काम हो रहा है। इसलिए आप देखा होगा कि वो कभी भी एक भी हमास ने एक भी सिविलियन को टारगेट नहीं बनाया है। हाँ, ये एक चीज देखा जा रहा है कि हमास ने जितने भी लोगों को मारा है वो सैनिक को मारा है।
ऐसा नहीं है कि जहाँ वो मारना चाहते तो वो माने सिविलियन पॉइंट्स को जो है वो नहीं मार सकते थे, पानी की टंकी को नहीं गिरा सकते थे, बिजली के पावर हाउस को नहीं बंद कर सकते थे, ऐसा तो बहुत मुश्किल तो नहीं ना था उनके साथ, बट दे डिड नॉट डिस्टर्ब एट ऑल द सिविलियन सोसाइटीज, ओनली द डिफेंस पर्सनल्स, आईडीएफ जो उनका जो है उनका उसमें जो है। तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि हम अभी डिफेंस में लड़ माने अपने डिफेंस में वो लड़ रहे हैं, अभी जंग नहीं शुरू हुई, जंग शुरू होगी तब पता चलेगा कि ट्यूनल का क्या करिश्मा है। टनल का तो बहुत बड़ा करिश्मा रहा वियतनाम में भी, जो कि शायद दुनिया ने देखा कि किस तरह से अमेरिका का खून चूस लिया और भागना पड़ा अंत में उसको। और हमास के जो प्रमुख ने जो बयान दिया था कतर के से, उन्होंने भी कहा था कि जो मीडिया प्रभारी थे उन्होंने कहा था कि ये जो वियतनाम की लड़ाई से अफगानिस्तान की लड़ाई से हम सीखे हैं, उससे सीख रहे हैं, तो गुरिल्ला वार को कर रहे हैं। मेरा कहना इसमें है कि टनल इतना इम्पोर्टेंट है, तो टनल के ध्वस्त करने का जो है इजराइल का प्लान किस तरह से एक्सिक्यूट कर रहा है ये? नहीं, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं इसराइल उसको टनल को मैंने सपोर्टेज करने का या ध्वस्त करने का, जो आपने कहा है, उनको लिंक ही नहीं मिल रहा है। वो जा रहे हैं तो वहाँ जाके कंफ्यूज हो जा रहे हैं, या नहीं तो वो खुद ट्रैप जो हो जा रहे हैं। इतनी सारी जो आईडीएफ गई है, माने इसराइल डिफेंस फोर्स जो है वो गई है, वहाँ जाके बीच में ही ट्रैप्ड हो गई और पूरा का पूरा उठा लिया गया हमास के जरिए, उनको मुर्दा करार दे देगा या मान ली हॉस्टेज में डाल दिया जो उनको जो। अभी जो इजराइल से रिहा होकर के जो बच्चियां आई है या छोटे छोटे बच्चे आए हैं, जो बंधक आए हैं, उन बंधक पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि वो सिर्फ अपने परिवार के साथ रहेगी, उनके साथ ही बातचीत करेगी, किसी अन्य के साथ बातचीत नहीं करना है, जश्न नहीं मनाना इस चीज़ का है। तो मेरा कहना है कि ये प्रतिबंध क्यों और कैसे इसको एक्सिक्यूट करेगा इजराइल? नहीं नहीं, वो तो प्रतिबंध तो टोटली गलत है। फ्रीडम इज द फ्रीडम। जब आपके यहाँ से हम फ्री हो गए तो हम अपने देश में हैं, हम अपने ज़मीन पर हैं, हम अपने लैंड पर हैं, हम अपने घर पे हैं। ये टोटली गलत है, चूंकि वो राज खुले नहीं। इन्होंने तो जितनी कृतियां कर रखी हैं, जितना जुल्म कर रखा है, या उनके जेल में जैसे होता है नहीं करके, वो बात खुले नहीं। ये तो टोटली रॉन्ग है। हमने बोला ना, बार बार इनके कैरेक्टर पर बात आ रही है। तो कैरेक्टर के नाम पर ज्यूज को कहीं पर भी प्लेसमेंट नहीं है। जो है एक अच्छी सोसाइटी में जो एक स्टेटस होना चाहिए, बाय कैरेक्टर मीन्स, सोशल मीन्स, ह्यूमनियन मीन्स, दे आर नोवेयर। और इसके बाद से, इस घटना के बाद से तो बिल्कुल खुल के सब सामने आ गया। अभी बंधक की बात तो बहुत लंबे समय चल भी नहीं रही थी। जब से हमास ने अटैक किया तब से बंधक में जो इजराइल ने बनाया था उसकी संख्या 5500 से करीब बताया था लोगों ने, जो प्रकाश में भी आया। तो ये लोग जो बंधक को छुड़ा करके हमास वापस लाए, तो क्या नहीं लगता इससे कि जो बंधक लौट करके आए हैं वापस, तो हमास के प्रति गाजा में पट्टी में रहने वाले लोगों का समर्थन और बढ़ गया होगा? हाँ, बिल्कुल बढ़ गया है। ये एक कम से कम तो एक माने एक गुड अचीवमेंट बाय द हमास हुआ ना, एक टाइप की विक्ट्री हुई ना। और आप सरेंडर किए ना, तब ना आप रिलीज कर रहे हैं। और उसमें 1:3, उसमें भी 1:3। हमारे हिसाब से तो खैर और होना चाहिए था, कम से कम 1:10 जो है, लेकिन एनीवे कम से कम 5 तक होना चाहिए था। एनीवे लुक आउट नॉट माइंड। हाँ, मेरा कहना था कि मान लीजिए कि किसी महिला बच्ची को, जैसे कि 16 साल की बच्ची था जिसको कि गोली मार दी गई थी, इजराइल ने गोली मार दिया था हिजाब उसका उखाड़ने के मामले लेकर के, और 8 साल के बाद वो रिहा हुई। तो वो बच्ची जब वापस अपने घर आई तो वो फुट फुट कर रो रही थी। तो क्या उसके पेरेंट्स या रिश्तेदार को हमास के प्रति स्वतः सहानुभूति पैदा नहीं हो जाएगा? हाँ, हुआ है ना। ये इतना जो जॉयफुल है, इतना जो उन्होंने सेलिब्रेट किया है, मिठाई बांटा है सड़क पर जो है, पूरा एक जश्न मनाया है, वो तो इसी खुशी में मनाया है ना। तो इससे तो हमास को ऑलरेडी मोरल सपोर्ट और बूस्टिंग हुई है जो है। आप गौर कीजिए ना कि एक छोटी सी विक्ट्री, विक्ट्री बहुत अभी नहीं हुई है कंप्लीट, लेकिन एक विक्ट्री का पहला कदम तो है ही। और लोगों के कहने पर, इनके रिक्वेस्ट पर उसने सीज फायर किया है, वरना वो सीज फायर के लिए तो वो भी बेचैन नहीं था जो है। बल्कि इसराइल भी तैयार नहीं था, लेकिन वो तो बिल्कुल तैयार नहीं था जो है। लेकिन इसराइल को आना पड़ा, घुटने के बल उनको आना पड़ा, चाहे वो बाहरी दबाव में हो, चाहे हमास के दबाव में हो, चाहे वो अपने कंट्री के जो नेशनल्स हैं, जो नागरिक हैं, जिनके दबाव में कि हमारे लोग, परिवार के लोग बंधक हैं, उनको छुड़वाइए, उनके दबाव में हो, किसी न किसी दबाव में तो आए जो है वो। हमास का पूरा नाम
इस्लामिक मूवमेंट रेसिस्टेंस मूवमेंट है अंग्रेजी में, और अरबी में कुछ और नाम है इसका। मुझे आप ये बताएं कि हमास का करैक्टर क्रांतिकारी रहा है या कट्टरपंथी रहा है? नहीं, क्रांतिकारी रहा है। और ये हमास जो है कन्वर्टेड फ्रॉम द पीएलओ, पहले पीएलओ था जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड थे यासिर अराफात। कई बार अपने देश इंडिया में भी उन्होंने विजिट किया है। तो चूंकि वो एक तबका ऐसा इंदिरा गांधी साथ में उनका एक ये हाँ, था। हाँ, इंदिरा गांधी और नेहरू जो है अ, उसके टाइम में बहुत इंडिया से बहुत अच्छा संपर्क रहा, बहुत अच्छे व्यवहार रहे उनके। रहे थे। तो उसी का एक कन्वर्शन ये जो है, माने इसमें जो एक्टिव एलिमेंट्स जो है, यंग ग्रुप कह लीजिए आप, या टाइम वाइज जो फैक्टर था, उसके हिसाब से हमास एक छोटी सी यूनिट थी। पीएलओ ने जब मर्ज किया और फिर पीएलओ के ऊपर जो है इसको टेकअप किया, जो है हमास ने टेकअप किया जो है। लेकिन गोल मकसद वही रहा, आज़ादी फ़लस्तीन। हमास और आईएसआई में अंतर क्या लग रहा है आपको? देखिए, आईएसआई जो आप आईएसआई किसको कह रहे हैं, जो नहीं, पाकिस्तान में आईएसआई आईएसआई मैं इसलिए कहा कि जब हमास ने अटैक किया था, तो इजराइल की तरफ से या जो एक खबर आई थी कि हमास को आईएसआई और ये अल-कायदा सपोर्ट कर रहा है। तो इसी पे मेरा कहना है कि अल-कायदा और आईएसआई से हमास कितना अलग है या कितना साथ है? आईएसआई का मैंने कहना है जो पाकिस्तान की एजेंसी है, वही आईएसआई ना? नहीं, 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 आईएसआई आतंकवादी संगठन जो आईएसआई से बोल रहे हो? आईएसआई। आईएसआई, राइट, राइट। नहीं, वो दोनों में भिन्नता है। उनका जो है वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को इस्लामाइज़्ड करने के इसमें जो है। इनका सिर्फ़ फ़लस्तीन कौन ये है टारगेट है इसी में। हमास का जो है, ये अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है। वो रिलीजन के लिए लड़ रहा है आईएसआई से, जो कि पॉसिबल नहीं है और गलत है। जो किसी भी आप दूसरे धर्म के लोगों पर आप दबाव नहीं दे सकते हैं कि आप सब मुसलमानी हो जाइए, मुस्लिम लॉज़ के अंदर आइए जो है। तो भिन्नता है, तो समानता आ नहीं सकती है। तो एक दूसरे को कोई मतलब बात मैंने साथ देने का कोई तुक नहीं है, कोई ले नहीं है। मेरा सवाल है कि ये कि कोई भी संगठन, चाहे हमास हो या कोई भी संगठन हो, वो क्रांतिकारी है या कट्टरपंथी है? इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तय कैसे करेंगे? सब्जेक्ट क्या है वो देखना है जो है। क्रांतिकारी का तो ये हुआ कि कोई काम गलत हो रहा है तो बराबर बोल्ड हो में मास में उसने आवाज़ उठाई कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। अगर मान लीजिए क्रांतिकारी में किसी ने गलत अगर स्लोगन दिया या गलत बातें रखी, तो उधर से आया कि ये तो गलत हो जाएगा, ये तो पूरे समाज के हित में नहीं होगा जो है। क्रांतिकारी तो माने सिद्धांतों को बदलने के लिए इसमें बात होती है ना। एक समाज में गलत पैटर्न उसका पूरे मास पे, आबादी पे इसका गलत नुकसान हो रहा है, गलत नतीजा आ रहा है, नुकसान आ रहा है, तो उसको बदलने के लिए जो सिद्धांतों को बदलने के लिए वो नहीं होता है जो इसमें आर्थिक राजनीतिक सवाल को उठाता है वो। उठाता है, तो वो क्रांतिकारी हुआ है, इसको बदलना चाहिए। पुरानी पद्धति नहीं चलेगी। पुरानी पद्धति में आज भी बहुत जगह बहुत सारे कानून कहीं पुरानी पद्धति से चल रहे हैं, तो एक मास को इसको बहुत नुकसान हो रहा है जो है। तो उसको बदलने के लिए लोग जो भी कदम उठाता है, सिद्धांतों को पूरे मास के इंटरेस्ट में पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उसका जो है, तो वो क्रांतिकारी का काम है जो है। वर्तमान लड़ाई चल रही है, तो अभी तो सीज फायर को भी खत्म करने के बाद चल रही है, और कुछ लोग इसको शुरू करने के बाद का स्थायी करने के मांग में लेकर के पूरे दुनिया में प्रदर्शन विरोध हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं कि इसे स्थायी किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन आगे बढ़ चलता रहेगा या फिर सीज फायर की जो स्थिति है यथास्थिति की स्थिति बन जाएगी? नहीं, नहीं, आंदोलन चलता रहेगा जो, इसलिए कि हमास अपने अभी मकसद में पूरा नहीं हुआ है। असल तो उसका मकसद लिबरेशन ऑफ द फ़लस्तीन है। इसराइल को भी करना है, दुनिया को ये दिखाना है कि इसराइल के लैंड नहीं है, ज़मीन है। अगर सीज़ फायर होगा तो वो तो दोनों जो अपने-अपने इसराइल अपने जो इतना टेरिटरी है उसके ऊपर मतलब जो है वो प्लेस्ड है, वो जो है ऑक्युपाइड है जो है, एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑक्युपाइड है जो है अभी भी। पैलेस्टीनियन को फ्री पैलेस्टीन तो अभी मिला नहीं है। पूरी आबादी कन्वर्शंस नहीं हुई है, जो जितना एरिया पैलेस्टीन को मिलना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि ये जो है ये गोइंग टू सीज़ फायर माने लॉन्गर जो है। सीज फायर लंगर नहीं चलेगा, आगे नहीं चलेगा। ना तो ये इजराइल चाह रहा है, ना ही हमास चाहेगा। यथास्थिति बहुत मुश्किल है दोनों के लिए, और जिस तरह गाज़ा में सीज फायर करने के बाद वेस्ट बैंक में इजराइल ने हमला करना शुरू कर दिया है, यह
चीज़ इंगित करता है कि जो आज गाज़ा है, कल वह वेस्ट बैंक भी माना जाएगा। इसकी पूरी संभावना दिख रही है। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। अगर मेरा रिपोर्ट पसंद आए, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।